जय त्रिपाठी। नेपाल में भूकंप से भारी तबाही मची है। नेपाल की असल तस्वीर की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू पूरी तरह तबाह हो गई है। आज पूरी रात काठमांडू के लोग सो नहीं पाएंगे। नेपाल सरकार ने लोगों को घरों के अंदर जाने से मना कर दिया है। काठमांडू के सभी अस्पताल पैक है और सड़क पर लोगों का इलाज हो रहा है। आज नेपाल में कुल मिलाकर भूकंप के 17 झटके महसूस किए गए। काठमांडू की सड़कें 2 हिस्सों में बंट गई है। पशुपतिनाथ मंदिर को छोड़कर कई ऐतिहासिक विरासतें धराशायी हो गई हैं। काठमांडू के अलावा पश्चिमी नेपाल के जिलों में भी भूकंप ने तबाही मचाई है। 876 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। भारी तबाही इस भूकंप से नेपाल में है। काठमांडू की खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर कई विरासतें, धरोहरें धराशायी हो गई हैं। जी मीडिया संवाददाता आदर्श पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। आदर्श, ये बताइए, काठमांडू जो एक तरीके से कहे बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस होता था, लेकिन इस भूकंप ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। देखिए श्वेता, ये बहुत भारी रात है आज काठमांडू के लोगों के लिए। टूरिस्ट का सीजन चल रहा है इस वक्त। वहाँ पूरे दुनिया से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं वहाँ पर। लेटेस्ट अपडेट जो वहाँ से मिला है कि नेपाल सरकार ने अलर्ट जारी किया है कि आज रात कोई भी नेपाल काठमांडू का कोई भी आदमी अपने घर में नहीं सोएगा। सबको निर्देश दिए गए हैं कि वो सिर्फ रात में रहें, क्योंकि अभी और भूकंप आने के खतरे हैं वहां पर। आफ्टर शॉक्स लगातार आ रहे हैं। आज कुल 17 बार झटके आए हैं। पहला झटका गया सुबह 11:41 पे था। उसके बाद अब तक 17 झटके आ चुके हैं। अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं। बाहर सड़कों पर लोगों का इलाज हो रहा है। और सबसे खास बात है कि जो नेपाल की राजधानी काठमांडू की पहचान थी, उसकी ऐतिहासिक विरासत की, वो पूरी तरह से तबाह हो गई है। कई इमारतें गिर गई हैं, कई प्राचीन भवन गिर गए हैं, मंदिर गिर गए हैं। पशुपतिनाथ को छोड़कर मेरे पास जानकारी आ रही है, कई प्राचीन मंदिर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। दुनिया भर से इलाज की अपील की मदद की अपील की जा रही है, लेकिन अभी भी वहाँ लोग बहुत दिक्कत में हैं। अच्छा आदर्श, ये बताइए, 80 साल बाद इस तरीके का भूकंप देखने को मिला है, पूरी की पूरी तरह से नेपाल को हिला करके रख दिया है। ये मुझे बताइए कि जैसी जानकारी आप दे रहे हैं कि अब जो इलाज है वो बाहर भी हो रहा है, अस्पताल के बाहर भी हो रहा है, क्योंकि सारे अस्पताल पहले से ही वहां पर जो भी गंभीर हालत में है उन सब का इलाज चल रहा है। सरकार ने पहले कह दिया है कि कोई भी घर के अंदर नहीं रहे, क्योंकि भूकंप के झटके दोबारा भी आ सकते हैं। फिलहाल स्थितियों से निपटने के लिए किस तरह की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है नेपाल के सामने। एनडीआरएफ की 10 टीमें भेजी जा रही हैं। सबसे नजदीकी पड़ोसी भारत है। भारत से ही मदद की सबसे ज्यादा उम्मीद है नेपाल को। भारत सरकार ने पूरी तरह से मदद के हाथ बढ़ा दिए हैं। 2 एनडीआरएफ की टीम्स पहुंच गई हैं, 2 प्लेन पहुंच गए हमारे वहां पर। उसके अलावा कई और तरफ से दुनिया भर से भी मदद की अब शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी चूंकि वहां तबाही इतनी बड़ी है, अभी तस्वीर पूरी तरह से सामने भी नहीं आ पाई है। शायद कल तक या परसों तक दूर दराज के इलाकों से असली तस्वीर हमारे सामने आ पाएगी, तभी आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। आदर्श, ये बताइए मुझे कि अगर हम नेपाल की बात करें, क्या ये एक तरीके से कहें कि भूकंप के लिहाज से हमेशा ही एक सेंसिटिव जोन रहा है? पहले से चेतावनी दी जाती रही हमेशा ये, लेकिन फिर भी नहीं काम हो रहा है। एनवायरमेंट के आधार से लिहाज से लगातार चलता रहता है कि वो सेंसिटिव जोन में है हमारा। वो लगातार हमारा हिमालय आगे बढ़ रहा है, उसके बाद भी ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई एक तरीके से कहे बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस होता है नेपाल का काठमांडू, लेकिन पूरी तरह से तबाह नजर आ रहा है। भूकंप से दहली धरती, एक साथ कांपे कई देश। नेपाल से दिल्ली तक मचा कोहराम। बांग्लादेश और पाकिस्तान भी थर्रा उठे। फट गई सड़कें, गिरी इमारत। दशकों बाद ऐसा भयानक भूकंप। भूकंप ने मचाई महातबाही। तो नेपाल में भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। काठमांडू समेत कई शहरों में सैकड़ों इमारतें तबाह हो चुकी हैं।
धरती को इस तरह कांपते शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। तबाही का ये भयानक मंजर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जमीन फट गई, इमारतें गिर गईं। दहशत का आलम ऐसा कि जान बचाकर भागते लोगों के पांव के नीचे जमीन ही कांप रही थी। तबाही की पहली आहट सुबह के 11:41 पर आई। नेपाल में जमीन इस तरह थर्राई कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक कांप उठे। दहशत तब और बढ़ गई जब 35 मिनट के बाद ही धरती फिर थर्राने लगी। दूसरे झटके ने तो बर्बादी और तबाही का ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ सिर्फ मदद के लिए चीख पुकार ही सुनाई दे रही थी। इस भयानक भूकंप ने तो नेपाल की मशहूर धरोहर मीनार को भी ढहा दिया। मीनार गिरी तो मलबे में सैकड़ों जिंदगियां फंस गईं। नेपाल में कई दशकों बाद आए ऐसे भयानक भूकंप से तो जगह जगह सड़कें फट गईं। कई मजबूत से मजबूत इमारतें भी गिर गईं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक 4 देशों को हिला देने वाला ये भूकंप नेपाल से 77 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम इलाके में 12 किलोमीटर नीचे था। इस भूकंप की वजह से जनकपुरी के जानकी मंदिर को भी नुकसान हुआ है। वहीं भूकंप की वजह से माउंट एवरेस्ट में दर्जनों बर्फ की चट्टानें खिसकने की खबर है। बताया जा रहा है कि कुछ पर्वतारोही बेस कैंप से लापता हैं। 2 कैंप पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। इस भूकंप के बाद नेपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। नेपाल में भूकंप ने कितनी तबाही मचाई है, सटीक अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका है। लगातार मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है और तबाही की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर भारत में आज 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से यूपी, बिहार में भारी तबाही हुई है। उत्तर प्रदेश में 10 लोगों की जान चली गई, जिसमें से बाराबंकी में 3, गोरखपुर में 2, संत कबीर नगर में 1 की मौत हुई है। वहीं कानपुर देहात और कन्नौज में भी एक शख्स की भूकंप की वजह से मौत हुई है, जबकि बदायूं में एक महिला की मौत हो गई है। गोंडा में भूकंप के दौरान ट्रक और बाइक की टक्कर होने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है। तो लगातार तस्वीरों से भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। कुछ तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें 8 तस्वीरें आपके सामने। किस तरह से भूकंप से थर्रा गई धरती और लोग भी दहशत में आ गए। कई जगह तो नुकसान हुआ है, लेकिन दहशत अभी भी दूर नहीं हुई है। और खास मेहमान हमारे साथ हैं लखनऊ से प्रोफेसर के अग्रवाल हैं। आप भूविज्ञान में हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, इसकी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि 80 साल बाद बताया जा रहा है इतना तीव्र भूकंप आया है। आधे घंटे के अंदर 2 भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। क्या वजह समझी जाए इसकी? देखिए, हिमालय क्षेत्र में जहां पर लगातार जो स्ट्रेसेस एक्यूमुलेट होते हैं, जो इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट के लगातार जुड़ने से दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं जी। और वो जो फोर्सेस हैं, वो जो स्ट्रेसेस हैं, वो कभी ना कभी कहीं पर जब तोड़ करके, फॉल्ट्स को तोड़ करके, और वो धरती की सतह पर और बाहर रिलीज होते हैं। जब वो रिलीज होते हैं तो वो जो शक्ल लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं भूकंप। वो फोर्सेस रिलीज होते हैं और वहां से धरती कांपती है। जहां पर वो रिलीज होते हैं उसको हम एपिसेंटर कहते हैं, भूकंप का केंद्र कहते हैं। और जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, वो भूकंप के केंद्र से चारों तरफ वो तरंगे बढ़ती हैं और जितना भी क्षेत्र उसके अंदर में आता है वहां पर वो धरती हिलती है। और धरती हिलने की वजह से धरती पर जो भी इमारतें या जो भी स्ट्रक्चर बने होते हैं उनमें वहां पर डैमेज होता है। जी। मेरा ये मानना है, और जो हम लोग जानते भी हैं, हाँ। कि भूकंप से कोई नहीं मरता है। हाँ। मरता यह है जो धरती की सतह पर जो स्ट्रक्चर्स बने हैं उनके तबाही से, उनकी बर्बादी से, उनके गिरने से वो जो लोग होते हैं जो वहां पे रह रहे हैं उनकी क्षति होती है। जी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ता है भूकंप की वजह से, और उससे डैमेज सबसे ज्यादा होता है। हमारे साथ डॉक्टर अमित भी हैं। डॉक्टर अमित, मैं जानना चाहती हूँ, क्या पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी भी एक वजह समझी जाए, जिस तरह से तेजी के साथ ये भूकंप आया? देखिए, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है कि इसकी वजह से भूकंप आते हैं। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह से ऐसा होता हो,
लेकिन जो मुख्य वजह होती हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मोशन की वजह से होती हैं। हमारा देश हिंदुस्तान इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पे स्टेब्लिश है। ये इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जब एशियन प्लेट की तरफ मूव करती है तो जो उसकी एजेस होती हैं स्मूथ नहीं होती हैं, कहीं न कहीं ये लॉक होती हैं। वो जब एजेस लॉक होती हैं एनर्जी उसमें स्टोर होती रहती है स्ट्रेन के फॉर्म में। जैसे ही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ब्रेक होता है एकदम से वो एनर्जी रिलीज होती है। आप ये मानिए कि तबाही जो हम देखते हैं उस एनर्जी के केवल 10% की वजह से ही होती है, बाकी 90% तो हीट जनरेशन में और फॉल्ट में जो फ्रैक्चर होता है उसको डेवलप करने में चला जाता है। तो केवल 10% में ही जब इतनी तबाही हो सकती है तो बाकी तो आप सोच ही सकते हैं क्या हो सकता है। लेकिन अगर पर्यावरण के संतुलन और इसके हिसाब से देखें तो कोई इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता है। अभी जो भूकंप आया है नेपाल में माना जाता है कि वो जो अगर आप सिस्मिक जोन में अगर डिवाइड करें तो नेपाल को हम डेंजर जोन में रखते हैं, 5th सिस्मिक जोन में आता है, जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आने का खतरा है। हमारा उत्तर भारत 2 से 3, 4 और 5 जोन में उत्तर भारत भी आता है, लेकिन नेपाल सबसे ज्यादा है क्योंकि वो हिमालयन रेंज में है। एक चीज और ध्यान देने की है, जो मोशन हो रहा है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट का टुवर्ड्स एशियन टेक्टोनिक प्लेट, प्रतिवर्ष 47 मिलीमीटर इंडियन टेक्टोनिक प्लेट एशियन टेक्टोनिक प्लेट की तरफ मूव कर रही है। जब ये मूव करेगी तो जाहिर सी बात है घर्षण होगा, एनर्जी रिलीज होगी, रेडिएट होगी, और जब भी एनर्जी रेडिएट होगी तो इस तरह की घटनाएं होंगी ही होंगी। तो वाकई जिस तरीके से भूकंप आया है, थर्रा गई धरती और सब दहल गए हैं, हिल उठे हैं। नेपाल की बात करें तो भारी तबाही वहां पर हुई है, लेकिन इसका प्रभाव दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भी देखने को मिला है। उत्तर भारत में अब तक 3 भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी बिहार में भूकंप से भारी तबाही हुई है और यूपी में भूकंप से 12 लोगों की मौत हो गई है। बाराबंकी में 3, गोरखपुर में 2, संत कबीरनगर में 3 लोगों की मौत हुई है। चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। प्रोफेसर के अग्रवाल, आपसे मैं सवाल करना चाहती हूं कि क्या एक तरीके से ये कहें कि भूकंप की गहराई और तीव्रता दोनों एक साथ चलते हैं? अगर गहराई ज्यादा होगी तो तीव्रता ज्यादा होगी, और इसी का एक नतीजा रहा जो आज इतनी तीव्रता के साथ ये भूकंप आया। हाँ, देखिए ऐसा है, इसमें जो रिसर्चर्स हैं वो ये बताती हैं जी कि भूकंप जो है वो बहुत ही शैलो फोकस अर्थक्वेक भी हो सकते हैं और बहुत डीप फोकस अर्थक्वेक भी हो सकते हैं। शैलो फोकस जो अर्थक्वेक का मतलब ये है कि वो जो धरती की सतह के काफी करीब है, जैसा कि ये इस वाले भूकंप के लिए, नेपाल भूकंप के लिए जो आज आया है, इसके लिए कहा जा रहा है कि ये शैलो फोकस अर्थक्वेक है, जिसकी की गहराई, जिसका की फोकस धरती के सतह के बहुत करीब है। उसकी वजह से जो भी एनर्जी वहां पर रिलीज होगी, वो मानी हुई बात है कि अगर वो उसका फोकस धरती की सतह के करीब है तो वो धरती पर बहुत तबाही लाएगा। जो डीप फोकस अर्थक्वेक होंगे वो होते तो ज्यादा इंटेंसिटी के हैं, लेकिन जो उनकी तरंगे हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं और उस वजह से उससे जो उसका प्रभाव धरती पर है तबाही के तरफ, वो कम होता जाता है। तो जो शैलो फोकस अर्थक्वेक है और जो अभी भी जो हिमालय में ऐसे भूकंप जो आ रहे हैं, जो शैलो फोकस अर्थक्वेक हैं, हिमालय चूंकि एक ऐसे ही बहुत ही कहा जाता है दुनिया में यंगेस्ट माउंटेन चेन है, तो बहुत फ्रेजाइल भी है, बहुत डेलिकेट भी है, और वहां की जो संरचना है, जो चट्टाने हैं, वो इस प्रकार की भी है कि अगर उसमें कोई भी ये भूकंप की तरंगे उठती हैं तो वहां पर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी है, वो बहुत बड़ी तबाही लाते हैं। और यही देखने में मिल रहा है, जो भी हिमालय क्षेत्र में जितने भी भूकंप आ रहे हैं वहां तबाही का पैमाना बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, और एक तरीके से कहे सेंसिटिव जोन्स भी बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से भूकंप से कैसे बचा जाए ये बहुत जरूरी है जानना। डॉक्टर अमित, आपसे मैं इसका जवाब चाहती हूँ, कैसे बचा जाए भूकंप से? देखिए, भूकंप से बचने के तो उपाय करने पड़ेंगे। केवल इसको प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक क्रिया मान के नहीं बचा जा सकता। आप इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सावधानी बरत सकते हैं। गवर्नमेंट देखिए, कोई भी आपदा घटती है तो उसके बाद अरबों करोड़ों रुपए बांट देती है। क्यों ना रूट लेवल पे वर्क किया जाओ, जिसमें कोई भी मकान बनाए सरकार उसको प्राथमिक स्तर पे ही ऐसी सहायता दे कि जिसमें मकान की नींव बन रही हो, उसमें या तो कुछ ऐसा नियम बनाए जाए कि इसको स्ट्रक्चर इसी तरह से बनाए जाएंगे,
या उसमें कुछ सरकार अपनी प्राथमिक मदद कर दे, जिससे कि जो लोग वो काम नहीं कर सकते वो उस मदद से कर लें। अगर मकान भूकंप रोधी नहीं बनेंगे तो चाहे जितनी आप सावधानी बरत लें, भूकंप आज कम तीव्रता का है, कल भूकंप ज्यादा तीव्रता का आएगा तो नुकसान होगा ही होगा। यानी कि हम कहें तो सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे, भूकंप रोधी जो मकान है वो बनाने पड़ेंगे और तमाम चीजों को जहन में रखना पड़ेगा। आप दोनों ही खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े होते हैं जिन पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। इस चर्चा में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।